बच्चों लास्ट क्लास में हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12। उसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन हमको अब पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम मिराज है, ठीक है। मिराज लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बस मिराज क्या होता है लास्ट क्लास में वीडियो से आपको दिखा दिया था। इस क्लास में हम आपको ये बताते हैं कि मिराज बनता कैसे है। शांत बैठो बच्चों, इस क्लास में हम आपको बताएंगे मिराज बनता कैसे। हेडिंग मिराज डाल दिया था ना। तो मिराज क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, पता है सबको। एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर के अंदर पहला टॉपिक मिराज लास्ट क्लास में दिखा दिया था। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, रोड पे दूर पानी दिखाई पड़ता है और रेगिस्तान में भी पानी दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये कैसे बनता है तो देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ डेजर्ट के लिए, बाकी कहीं भी बात वही होगी। ये बात मत करो, समझो बात को बच्चों। देखो इधर ध्यान से सब लोग, ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट पे सैंड होगा, तो जो एयर सैंड के कांटेक्ट में रहेगा, जो एयर सैंड के कांटेक्ट में रहेगा वो एयर हॉट होगा। जो एयर सैंड के कांटेक्ट में होगा वो एयर हॉट होगा, पता है ना। और इसके ऊपर का एयर जो होगा वो कंपैरेटिवली कूल होगा। कंपैरेटिवली का मतलब जैसे नीचे का टेम्परेचर एयर का अगर, इधर तुम बात करो कंटिन्यू, दे दो यार उसको कोई पेन। गधा कहेगा जब तुम बाहर घूम रहे तब तुमको चिंता नहीं था, क्लास में आने के बाद पढ़ाई में दिमाग बहुत कम लगता है मतलब। इधर सुनो बच्चों, नीचे का एयर हॉट था क्योंकि बेटा सैंड के कांटेक्ट में था, तो हॉट एयर इज रेयरर। समझ में आ रहे हैं? हॉट एयर इज रेयरर। बेटा ऊपर का एयर कूल था, तो कूल एयर इज डेंसर। तो हॉट एयर इज रेयरर एंड कूल एयर इज डेंसर। अब देखो बेटा हुआ क्या, कि जब लाइट, एक लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर से नीचे आ रही है तो कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है बेटा। अब अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, फिर अवे बेंड हो गई, फिर अवे बेंड हो गई। तो होते होते बच्चों ये एंगल लगातार बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एंगल इन दोनों के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ता है क्या होता है? लाइट वापस हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो लाइट ऐसे वापस हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो बच्चों यहाँ मिरर था नहीं। हाँ एक गधे, ठीक है जाओ आराम से जाओ। ठीक है इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये काम किसकी तरह हो रहा है? मिरर की तरह हो रहा है। जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है वैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। या रेगिस्तान में दूर पानी दिखाई पड़ना, रोड पे दूर पानी दिखाई पड़ना, ये सब उसके कारण है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। कभी अगर एक्सप्लेन करने को आए तो दिमाग में इतना रखना कि ऐसा ही होता है कुछ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बनाओ क्या? बना लो अच्छा। लेकिन रफ डायग्राम बना लो, एक रफ सा आइडिया के लिए, बाकी एक्सप्लेन खुद कर लेना। चलो अच्छी बात है, नहीं पीते। अच्छा, बोला व्रत में चिप्स चिप्स भी खाते हैं? हाँ, चाय तो पी लेते हैं। हो गया? दूसरा लिखो, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड देखो बच्चों क्या है। जैसे आप बॉलीवुड मूवी देखोगे कोयला, नहीं देखे होंगे ना।
मूवी का ना कोयला नहीं देखा है? हाँ, जिंजी हो हैं आप लोग तो कोयला। अरे कोयला में शाहरुख खान की मूवी थी ना, अमरीश पुरी उसमें था, ऐसा करके कुछ है ना, तो अब तो नहीं देखते होंगे आप लोग, लेकिन वो पुरानी मूवी थी। तो उसे माइन से क्या होता है, कोयला वो निकलता है, डायमंड निकलता है। तो डायमंड एकदम चमकता हुआ निकलता है, ठीक है ना। तो वो होता है, थीम यही होता है मूवी का, कि बेसिकली वो डायमंड शाहरुख खान के पिताजी को मिलता है, तो डायमंड छीन के जो डायमंड ओनर रहता है माइंस का, वो किल कर देता है। और इस तरह शाहरुख खान फिर पता नहीं क्या क्या कहानी चलती है दैट। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि जो उनके पिताजी को डायमंड मिला वो चमकता हुआ मिला। लेकिन बच्चों अगर असल में माइन से अगर डायमंड निकलता है तो पेल येलो क्रिस्टल होता है, चमकता नहीं है। डायमंड कभी भी माइन से निकलने के बाद चमकता नहीं है। नदी में भी डायमंड रहेगा, वो चमकेगा नहीं। इसीलिए तो कहा था हीरे को तराशना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं, वो हीरा है लेकिन उसको तराशना पड़ता है ना। मतलब डायमंड अपने आप नहीं चमकता है। तो डायमंड चमकता है नहीं है तो उसको कैसे चमकाया जाता है, तो देखो ध्यान से। डायमंड, हाँ ठीक है बच्चों, इस डायमंड की एज कटिंग मैंने बहुत सिंपल कट किया है, बाकी इससे कॉम्प्लेक्स होता है। डायमंड को इस तरह से काटा जाता है कि डायमंड में एक बार लाइट जाए तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके किसी फेस से बाहर निकले। इस तरह से इसको कट किया जाता है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके बाहर निकले। ऐसा क्यों है? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है, देखो ध्यान से। मतलब ये रे जा रही है डेंसर से रेयर में जा रही है, लेकिन यहाँ पे टी आई आर हो जा रहा है बेटा। तो टी आई आर हो जा रहा है तो लाइट कई बार अंदर रह जा रही है और फिर बाहर निकल रही है। अब हीरा चमकेगा। अगर कट नहीं करोगे तो हीरा नहीं चमकेगा, ठीक है ना। और मतलब तराशना मतलब एज कटिंग की जाती है ना। तराशने का मतलब क्या, उनके एजेस बनाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हीरा खा लो मर जाओगे। ऐसा सुना ही नहीं, हीरा खाने से लोग मर जाते हैं। पहले के जमाने में अंगूठियों में हीरा लगते थे लोग, कोई उनको जब गिरफ्तार करने आता था तो बोलते कि इससे अच्छा है मर जाए, तो खा लेते थे हीरा। तो हीरा खाने से मरता क्यों था आदमी, क्योंकि हीरा में कई सारे, डायमंड के अंदर कई सारे शार्प एज होते हैं। जैसे ऐसे डायमंड होते हैं तो शार्प एज, जब हम उनको खाएंगे ना तो इसोफेगस को आपको कट कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसोफेगस की, जिससे आपकी मौत हो सकती है। इसलिए हीरा खाने से इंसान मर सकता है। सेम थिंग विद ग्लास। बच्चों पेनफुल डेथ होता है, एन एक्सपेंसिव डेथ। ठीक है, तो बच्चों इसी वजह से हीरा चमकता है। पहले आपको पता होगा कि 18th सेंचुरी तक ये आर्ट केवल इंडियंस को आती थी, पता है आपको। 18वीं सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक ये आर्ट केवल इंडियन को आती थी। तो इसलिए पूरी दुनिया से हीरा कटने के लिए भारत में आता था। पूरी दुनिया से हीरा तराशे जाने के लिए किधर आता था, इंडिया में, क्योंकि ये आर्ट केवल इंडियन को मालूम थी। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हीरे इंडिया में थे, क्योंकि उसके आर्टिस्ट इंडिया में थे। ये बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी एज कटिंग होती ही नहीं थी, इंडिया को छोड़ के। इसीलिए बच्चों क्या है कि ये हीरा कटने के लिए भारत, इसीलिए भारत में कोहिनूर वगैरह चाहे जितने भी एक्सपेंसिव हीरा है, हाँ रीजन यही था, यही था कि इसके आर्टिस्ट केवल इंडिया में थे। आज भी सूरत और न्यू बॉम्बे के आसपास लोग हैं जो पुराने समय से उनकी पीढ़ियां करते आ रही हैं ये काम, आज भी वो लोग डायमंड। तो इस तरह समझ में आएंगे नहीं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर अगर मैं ग्लास को ऐसे कट कर दूं तो क्या ग्लास भी चमकेगा? तो इसका रीजन क्या है बच्चों, तो कल रीजन हमने पढ़ा था, साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, N1 अपॉन N2। तो बेटा N1 क्या है, यहाँ पे एयर है, N2 क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं। तो बेटा देखो, N2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, N2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आईसी की वैल्यू उतनी कम होगी। आईसी की वैल्यू इतनी कम होगी, तो बेटा डायमंड का आईसी सबसे मिनिमम होता है। ये मिनिमम होता है, कितना होता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री फॉर डायमंड। ये डायमंड के लिए सबसे मिनिमम होता है। तो बेटा अगर आईसी मिनिमम है तो टीआईआर होने का चांस भी ज्यादा है। बेटा टीआईआर कब होता है, जब आईसी किसी एंगल आप बढ़ाओ
तो आईसी मिनिमम डायमंड का होता है, लेकिन अगर ग्लास आप रखोगे तो चमकेगा नो डाउट, लेकिन उतना नहीं चमकेगा जितना कि डायमंड चमकेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ग्लास का आईसी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कभी दिमाग में आपके जब कोई आप ऐसे बताएंगे तो एक क्रॉस क्वेश्चन करेगा आपसे, तो क्रॉस क्वेश्चन का ये जवाब है कि क्योंकि जो ग्लास होता है उसका आईसी ज्यादा होता है, तो उसमें लाइट एक दो टक्कर के बाद ही बाहर आ जाएगी। इसमें कई टक्कर काटने के बाद कहीं ना कोई एंगल बनेगा जिसपे वो बाहर आएगी। मतलब बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इसको कट करते हैं, इसलिए हीरे को तराशना पड़ता है ना, अदरवाइज हीरा साइन नहीं करता, चमकता नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा एप्लीकेशन इसका देखिए, आज के जमाने कितने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके टीआईआर के। मतलब जब जब ऑप्टिक्स की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी न्यूटन के पहले, उस समय से भारत में हीरा कट होता था। नॉलेज देखो, नॉलेज। न्यूटन ने बुक लिखा था ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी बुक, जिसके बाद ऑप्टिक्स को पढ़ा जाने लगा, उससे पहले भारत में हीरा कट होता था। कितनी बड़ी बात है, उन लोगों के पास नॉलेज उस समय तक था। तीसरा लिखो ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर बच्चों, ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिक फाइबर जानते हैं आप लोग ना, ये इंटरनेट जो आ रहा है तो येलो कलर की केबल है, या एयरटेल लगा होगा तो सफेद रंग की जो केबल आती है, व्हाइट कलर की केबल आती है, तो उसके अंदर देखो बच्चों क्या होता है, इस तरह से एक वायर को बहुत मतलब 1000 टाइम जूम करके बनाया है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं। मतलब अगर इनका फ्रंट व्यू देखेंगे आप तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना बच्चों? यहां भी मटेरियल भरा होगा, यहां भी मटेरियल भरा होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, और यहां भी भरा होगा, ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा चारों तरफ होगा, मतलब ये पूरा ऐसे, ठीक है, और बीच में जो होगा वो ये वाला। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, अंदर वाला भी ट्रांसपेरेंट है और बाहर वाला भी ट्रांसपेरेंट, मतलब एकदम पारदर्शी शीशा समझ सकते हो बच्चों। अंदर वाले को कहते हैं कोर, मैं बस थोड़ा सा पोर्शन बना रहा हूं इसका। अंदर वाले को कहते हैं कोर और बाहर वाले को कहते हैं क्लैडिंग। अंदर वाले को कहते हैं कोर, बाहर वाले को कहते हैं क्लैडिंग। तो हाँ, ये N2 है, ये N1 है, ये N2 है, ये N1 है। तो बेटा यहाँ N2 को हमेशा N1 से ज्यादा रखते हैं। तो बताओ कोर डेंसर होता है कि क्लैडिंग डेंसर होता है? कोर होता है, कोर डेंसर होता है, क्योंकि कोर का N क्या है, ज्यादा। तो बच्चों ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो अब लाइट कैसे जाएगी। तो एक बार लाइट जब कोर के अंदर इंटर करेगी, देख लो बच्चों बस एक बार इंटर करेगी, तो लाइट इस वाले फेस से इंटर की, अंदर जाएगी, तो ये क्या होगा, डेंसर है, ऊपर क्या है, रेयर है ना बेटा? तो डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा, तो लाइट ऐसे वापस आती है। तो सिग्नल किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अभी सिग्नल किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो बेटा लाइट बहुत फास्ट होती है, इसीलिए ऑप्टिक फाइबर केबल की वजह से आपका डेटा बढ़ गया, डेटा का ट्रांसफर रेट बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रांसफर रेट, क्योंकि लाइट बहुत तेज कम्युनिकेशन करती है। क्लाइडिंग, 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 कोर और क्लाइडिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो कोर का, कोर का ज्यादा होता है, क्लाइडिंग का कम होता है। बच्चों ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, हेयर के साइज में होता है, बाल के आकार का। ये मैंने इतना बड़ा ड्राइंग बनाया उसका, ये एक बाल में हो जाता है। ये दोनों दोनों की दोनों पाइप एक बाल में बन जाती है। लिखो लिखो लिखो, लिखो, लिखो। ठीक है ना? चलिए मैं खोज के नेक्स्ट क्लास में आपको ऑप्टिक फाइबर दिखाऊंगा, भी होगा भी मेरे पास एक हेयर वाला ऐसा, उधर रखा होगा शायद। ठीक है, चलिए ऑप्टिक फाइबर में बेटा TIR यूज होता है। हो गया? लिखिए बस, इसमें याद रखना एक बच्चों, अगर ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स,
वो एक इंडियन ओरिजिन के हैं, इसीलिए बताते हुए अच्छा लग रहा है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, ये नरिंदर कपानी है। नरिंदर कपानी, नरिंदर कपानी, ये सरदार जी थे और ये फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नरिंदर कपानी, तो ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाते हैं। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर, नरिंदर कपानी भाई साहब ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें चौथा लिख लो, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन, लैटरल इन्वर्जन करेक्शन। लैटरल इन्वर्जन पहले पता है आपको? देखो, एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है, एम्बुलेंस लेफ्ट का राइट स्वाइप कर देता है ना, जैसे बी ऐसे लिखा है तो बी को ऐसे लिख देता है, तो लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ऐसे अप साइड डाउन हो जाना, लैटरल इन्वर्जन मतलब स्वैप हो जाना, मतलब लेफ्ट का राइट। अगर लैटरल इन्वर्जन है, उसको करेक्ट करने के लिए एक आइसोसेलस प्रिज्म लेते हैं, आइसोसेलस प्रिज्म। आइसोसेलस प्रिज्म में एंगल कितना होगा? आइसोसेलस होते, और ये वाले दोनों, हाँ, आइसोसेलस डबल एस रहेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, देख लेना। आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एक रे मान लो ऐसे आई, इसका टी आई आर हुआ, और ऐसे आई थी ड्राई, ऐसे होगी। ये ए है, ये बी है, तो आप देख पा रहे होंगे, हाँ, ये बी है, ये ए है। तो ऊपर का पैटर्न ए बी था, नीचे आके क्या हो गया? बी ए। ऐसे मतलब ऐसे अगर प्रिज्म रखा जाएगा तो ये ऐसे बदल देगा। देख लो, यहां पहले ए ऊपर था, बी नीचे, बी ऊपर, ए नीचे, तो इन्वर्जन करेक्शन हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ग्लास का भी ले सकते हो, उससे भी हो सकता है। रे ऑप्टिक्स। बच्चों देख लो, ए बी है, बी ए हो जाता है, ए बी है, बी ए है, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। ऊपर ए बी था, मतलब ऐसे साइडवेज सोचो, ए बी था, अब बी ए हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, चलो बस बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इसी टी आई आर के ऊपर। एक मतलब ऐसे उसी बहाने कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, एक कॉन्सेप्ट बताना ही था, तो न्यूमेरिकल भी आज आ गया, तो मैंने कहा इसी के बहाने बता देते हैं। क्रॉप करके उधर कर लेता हूँ इसको। नोट्स मार्क, आज कौन सी तारीख है? ये वाला होगा ना?
लिख लो इसको, यहाँ पे इसी के सारे कॉन्सेप्ट बताना है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 12th का सेकंड है, लेकिन लिख लेना इसको, लिख लेना, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब इसको लिख लो, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, बढ़िया कॉन्सेप्ट। खतरनाक क्वेश्चन है, अगर एक बार जो नहीं किया है वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब इसका ऐसा सिचुएशन है इसका, तो एक बार किया होना चाहिए अगर इसका सॉल्यूशन जिसको आएगा। ठीक है, चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो ना, बाद में काम छोड़ो ही क्यों, अभी टाइम दे रहा हूं, अभी लिख लो फटाफट। ऑप्शंस नहीं लिखोगे चलेगा, बस क्वेश्चंस लिख लो। नहीं दिख रहा है, जूम करूं क्या? हो गया, लिख लो बच्चों, चलो ऑप्शंस नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस कॉन्सेप्ट को देख लो। आओ देखते हैं। बच्चों देखो, ये डी के डेप्थ पे, एक डी के डेप्थ पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है लाइट का, लाइट का पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ये डी के डेप्थ पे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लिया ना? ये पूछा कि कितने एरिया से बाहर आएगा, तो पहले क्वेश्चन ही क्यों बनता है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही होगी, लाइट निकल के कैसे कैसे जा रही होगी, देखो ध्यान से, एक तो सीधी जा रही होगी, ऐसे चली जाएगी, चली गई ऐसे, फिर देखो बच्चों, एक लाइट ऐसे जाएगी, ये एंगल बना, फिर लाइट ऐसे निकल जाएगी, निकल जाएगी ना, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल। अच्छा, अब देखो फिर से, एक लाइट थोड़ा और दूर गिराओ यहां पे, तो बेटा देखो ये वाले एंगल से बड़ा ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से, होगा ना पक्का। ये तालाब है, तालाब समझना, तालाब के अंदर लाइट रखा हुआ है और ऐसे ऊपर से लाइट निकल रही है, तो बेटा ये और ऐसे जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक एंगल तो ऐसा हो सकता है ना कि जो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, जैसे दूर दूर जाता जाऊं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो एक एंगल ऐसा आएगा कि जिसपे लाइट बिल्कुल ऐसे जाएगी। अब इस एंगल के बाद अगर लाइट निकली तो वापस आएगी, बाहर नहीं जाएगी, तो यानी मतलब ये हुआ कि लाइट रे बाहर कहां तक जाएगी, तो बाहर यहां तक जाएगी, यहां से लेके आईसी तक, यहीं तक तो बाहर जाएगी, मुझे समझ में आ रहा है ना? तो अब ये तुम फील करो, ये एरिया सर्कल में होगा, अरे ऐसा चारों तरफ होगा ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, देखो फील करना, कौन बनेगा, कौन कौन फील हो रहा है, मतलब एक जब इधर ऐसे बना रहा हूं तो इधर भी तो ऐसे ही बनेगा, तो इधर भी तो ऐसे ही बनेगा, तो इधर भी ऐसे बनेगा, तो चारों तरफ बनेगा, तो ये कौन बनेगा पूरा ऊपर, कौन बनेगा ना, नहीं फील हुआ, क्या हुआ क्रिस, फील नहीं हुआ, ये कौन बनेगा, भले मैंने एक साइड बनाया लेकिन ये चारों तरफ से कौन बनेगा, तो उस कोन का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, तो उस सर्कल का अगर मैं रेडियस निकाल लूं तो हमसे क्या निकालने को बोला है यहाँ, एरिया, पाई आर स्क्वायर कर दूंगा,
रेडियस निकालना तो पाई आर स्क्वायर, बस देखो कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन समझ लो एक बार आराम से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बार बार पर बोलेगा मछली है, मछली ऊपर देखना चाह रही है, तो कितने एरिया तक मछली देख पाएगी, ऐसा क्वेश्चन। तो मतलब तुम यही मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है ना। ऊपर अगर मैं ऐसा हो जाए कि इतना बड़ा एक ढक्कन रख दूं, इस रेडियस का मैं ढक्कन रख दूं, तो लाइट बाहर ही नहीं आएगी, क्योंकि इधर वाले लोगों को पूरा अंधेरा दिखेगा, उजाला केवल इतने ही एरिया से बाहर आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इतना। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है, डेटा के साथ खेलना है, तो मैं ज्यादा बना दिया मैंने, लेकिन फोकस एक लाइन पे करना है आपको। हम लोग को ये वाले पे ध्यान दो, ये वाले पे। बेटा ये अगर आईसी है तो ये वाला भी आईसी होगा, देख लो बेटा, अल्टरनेट एंगल, अरे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर आईसी है तो ये वाला एंगल क्या होगा, आईसी होगा। तो बेटा ये पूरा एंगल क्या हो गया, आईसी। और ये जो थिकनेस, ये जो डेप्थ है वो कितना है, डी है, डी है बच्चों। अब देखो इस वाले को मैं क्या मान लू, ये जो है इसको मैं आर मान लू, आर मान लू, ट्रायंगल का नाम दे दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ट्रायंगल का नाम दे दे रहा हूं ए, ओहो सेम कलर, कौन सा कलर हो, ट्रायंगल का नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, तीन ट्रायंगल का सारा ले रहा हूं, ठीक है ना। ए बी, नहीं नहीं बस उतना ही, उसके बाद तो मतलब आएगी ही नहीं, लाइट बाहर नहीं निकलेगी ना, सरफेस के अंदर ही रह जाएगी, ऐसा मान लो। अरे अगर मान लो 0.1 डिग्री भी बढ़ा दोगे तो नहीं आएगी, तो अप्रॉक्स में जैसे मान लो आईसी की वैल्यू है 30, तो या तो 30.1 डिग्री पे भी वो अंदर ही आएगी, तो 30.1 को अप्रोक्सीमेटली 30 लिख सकता हूँ ना, तो वही बात है कि हम यही कैलकुलेट करते हैं हमेशा। अब देखो इस ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल ए एंड बी, ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, बच्चों tan आईसी निकालना जरा, tan आईसी कितना होगा, आर अपॉन डी। मैंने tan ही क्यों निकाला, क्योंकि आर और डी में रिलेशन चाहिए था। आर मुझे डी दिया था क्वेश्चन में, देख लो बच्चों, डी दिया है कि कितने डेप्थ पे लाइट है, मुझे आर निकालना है, तो बेटा आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा डी tan आईसी। बताना बच्चों, ठीक है ना, ये समझ में आएंगे नहीं सबको। tan आईसी बराबर आर बाई डी कैसे लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आर, बेस कितना है डी, तो tan आईसी इज इक्वल्स टू आर बाई डी, तो आर इक्वल टू डी इंटू tan आईसी। अब बच्चों बताओ, मुझे एक फॉर्मूला पता है, साइन आईसी इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। बच्चों n1 की वैल्यू यहाँ 1 है, क्योंकि बाहर क्या दे रखा है, एयर, नहीं दे रखा है तो उसको एयर मान लो। तो बच्चों यहाँ n1 1 है और n2 क्या है, म्यू है। तो इससे अच्छा ना मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं डिराइव करने के लिए ऐसे कर ले रहा हूँ, 1 अपॉन n2 1, क्या पता एयर की जगह कुछ और आ जाए, अभी एयर है आगे एयर ना हो, तो इसलिए 1 अपॉन n2 1 लिख लो, लिख लिया। अब आप लोग बहुत ही धुरंधर हैं, साइन आईसी से tan आईसी की वैल्यू निकालिए, निकाल सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना मान लो 1, और हाइपोटेनस कितना मान लो n2 1, तो बस बेस निकाल लो। नहीं क्या हुआ, नहीं निकाल पाओगे बच्चों। जैसे मैं बोलूंगी साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो tan थीटा नहीं निकल जाएगा, tan थीटा ये क्या है, ये है p बाई एच, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो p की वैल्यू तो 1 ही ले लो, b की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 अपॉन रूट 3। मैं बस समझने के लिए बता रहा हूं, ताकि उस नॉलेज को आप लोग यहाँ एक्सटेंड करके मुझे आंसर बताएं। हो गया बच्चों, यहाँ देख लो साइन आईसी, तो tan आईसी कितना हो जाएगा, tan आईसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 ही रहेगा, अपॉन अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है n2 1, तो n2 1 का स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, आंसर r का आंसर आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ n2 1 का स्क्वायर माइनस 1। बच्चों हमसे r पूछा था कि एरिया पूछा था,
पाई आर स्क्वायर कर देना, आंसर बता दो इसमें कौन सा होगा, बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता दे रहा, याद रखना। ये क्वेश्चन बदल बदल बोलेगा कितना लीड, ढक्कन कितना बड़ा ढक्कन रख दूं, उसका एरिया कितना होगा जिससे लाइट बाहर ना दिखे। बोलेगा मछली कितना, मछली क्या कितना कोण देखेगी, और ये क्वेश्चन तो तुम देख ही रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, घुमा फिरा के टीआईआर पे क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पे कोण का एरिया पूछ लिया, इस कोण का वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम बता दोगे ना। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बता देना। डी अपॉन अंडर रूट एन टू स्क्वायर इंटू स्क्वायर। देखो रटना मत इसको, दिमाग में समझ लो बस, कि दूर भागते जाएंगे आई बढ़ता जाएगा। और ऐसे एकदम याद कर लो कि ये आईसी है तो ये आईसी होगा, टेन आईसी लगाया आर बाई डी होगा, टेन आई साइन आईसी 1/n2 होता है। अब साइन आईसी को बदलना है हमको टेन आईसी में, बस काम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, आंसर इज बी, पाई डी स्क्वायर अपॉन n2 की जगह म्यू लिया है इन्होंने, म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये 10th क्लास में एक एग्जाम होता है केवीपीवाई का या उसका, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन। हाँ एनएसओ आया था, नेशनल साइंस ओलंपियाड। हो गया, हाँ लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कुछ छोटा तो नहीं, नहीं अब कुछ नहीं छोटा। स्फेरिकल सरफेस, हाँ अब जल्दी खत्म कर देंगे, एक दिन सैटरडे संडे और बुलाएंगे। हाँ सैटरडे संडे मॉर्निंग में, अगर सैटरडे दशहरा है क्या, अच्छा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। आ जाना यार, एक दिन सुबह आ जाना, जिस दिन सुबह बुलाएंगे उस दिन शाम को क्लास नहीं होगी। ठीक कोई बात नहीं, चीटिंग हो गया, चीटिंग हो जाएगा। नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी। अरे कार्तिक तुमको समझ में आ रहा है ये सब मैथ हो, ये बहुत आसान है। जल्दी करो जल्दी, कार्तिक लिखो जल्दी, लेकिन अब जल्दी करो क्रिस, हो गया चलो। बस मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका टॉपिक कोई छोटा तो नहीं मेरे से, नहीं ये तो ठीक है, ये तो टी आई आर ही था, टी आई आर के बाद, हाँ ठीक, हाँ लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू, फिर से एक डिराइवेशन, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। बच्चों ये डिराइवेशन सबसे टिपिकल है, मतलब सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट डिराइवेशन है, ठीक है ना, लेकिन एक बार में हम समझेंगे इनको, सबसे कठिन डिराइवेशन में है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग रुक जाओ, पहले मत लिखो, पहले देख लो ध्यान से, पूरा फोकस, पूरा फोकस वो अल्फा बीटा गामा वाली समझिए ना, पूरा फोकस समझने पे करो भाई, पूरा फोकस समझने पे, लिखो मत, टाइम दे दूंगा लिखने को, लेकिन अभी पूरा इधर ध्यान दो, क्योंकि गेम दूसरा हो सकता है। देखो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसके इस साइड पे कोई अलग मीडियम है, बच्चों ये इस साइड अलग मीडियम है इसका, और ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसका देखो इधर क्या है बच्चों, ये पोल है,
ये पोल है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमें इमेज बनाना है। यहां ऑब्जेक्ट पॉइंट लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए पॉइंट लिया गया है। नहीं तो बड़ा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट से मतलब है, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो बच्चों इसका इमेज बनाना है, तो इमेज कैसे बनाए? तो इमेज बनाने के लिए हमें एक रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लीजिए n2 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। तो बच्चों यहां से एक रे सीधी चली गई, तो ये अनडेविएटेड चली जाएगी, क्योंकि एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी क्या होगा, तो ये ऐसे चली जाएगी। एक रे हमें और चाहिए होता है इमेज बनाने के लिए, तो एक रे मैंने माना कि ऐसे गई। रे डायग्राम ध्यान से देखते जाओ बस, नहीं दिखाई पड़ रहा कलर? चलो ये ठीक है। एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे जा रही है, ठीक है ये। अब ये रे ऐसे जाएगी तो आपको कोई लॉ तो पता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल आई और एंगल आर बनाना पड़ेगा। तो एक बात आपको पता होगा कि स्फेरिकल सरफेस, अभी पीछे ही बताया था, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल पे अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो हमेशा उसके सेंटर से जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, इस पॉइंट पे क्या करना है, नॉर्मल खींचना है। तो मैंने मान लिया इसका सेंटर यहां पे है, मान लिया कि सेंटर यहां पे है, तो इसका नॉर्मल कैसा आएगा, नॉर्मल ऐसा आएगा। देखो क्या क्या गणित कर रहा हूं, समझती चलना। एक रे सीधा ले गया, दूसरा रे एक पॉइंट पे गिराया, तो बच्चों आई और आर की बात आ गई। तो आई और आर की बात तो तभी कर सकते हैं ना जब नॉर्मल हो, तो नॉर्मल बनाना पड़ा। तो नॉर्मल कैसे बनाया, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अगर ये स्फेयर का पार्ट है तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा कि नहीं, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ एक लाइन बना दिया, वो लाइन क्या होगा, नॉर्मल। तो बच्चों ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई, ठीक है। और मैं मान रहा हूं कि रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये रे ऐसे जाएगी, मतलब ये वाली रे ऐसे जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे रे जाएगी। तो जहां पे दो रे मिलती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज। तो यहाँ पे एक रे ऐसे सीधे आ रही थी, ये वाली रे आ रही थी, और एक रे यहाँ पे ऊपर से आके मिली, तो ये क्या बन गया, इमेज। तो यहाँ लिख लो आई। बस अभी इतना ही देखो, दिमाग में इतना प्रोसेस हुआ, बस इतना देखो, ठीक है ना। जिनको नहीं पढ़ना है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, विजुअलाइजेशन क्लियर होगा ये कैसे इमेज बन रहा है। पहले देख लो, क्लियर है ना बच्चों। दो रे चाहिए, एक सीधा लेके चला गया, एक किसी पॉइंट पे गिराया, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आई को नॉर्मल बनाना पड़ा, तो नॉर्मल सी से पास होता है, तो ऐसे ड्राइंग बना दिया। फिर ये रे जाके यहाँ पे टकराई, एक सीधी आ रही थी, दोनों जहां पे टकराई वही इमेज बना। अब देखो एक बात, करना क्या है, फॉर्मूला क्या डिराइव करना है, मैं लिख रहा हूं पहले ताकि आपको आइडिया हो। तो बच्चों हमें प्रूफ करना है n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये वो फॉर्मूला है जिसको हमको प्रूफ करना है। इतना बना लो पहले तुम, इतना ड्राइंग कर लो, फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। इतना ड्राइंग कर लो, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। देखो देख के नहीं, अपने से बनाओ, सोचो दिमाग में, ऐसे बना लो, एक पॉइंट बना लो, उससे रे लेके जाओ, फिर उसी पॉइंट से लाइन ऊपर खींचो, फिर उसको किसी जगह पे टकरा दो, टकराने के बाद नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बनाने के बाद आगे ऐसे अपने से बनाओ।
समझ समझ के बनाओ बच्चों। ठीक है, थैंक यू। हो गया, बना लिया सबने? ये हमें प्रूफ करना है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि डिराइवेशन में आपके दिमाग में आइडिया रहे हमने क्यों क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए लिख दिया इसको पहले। देखो अच्छा बताओ इसमें u क्या है, u क्या है, इसमें बताओ क्या है, ओपी, आर क्या है, आर क्या है, पीसी, आर क्या है, पीसी, पी से लेके सी की दूरी आर है, वी क्या है, पीआई, मतलब समझ लो गेम यही है, वी क्या है, पीआई। चलो अब देखते हैं। वो जो इसका तरीका है कि सबसे सिंपल बता रहा हूं प्रूफ करने के लिए, अदरवाइज बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एंगल का ही इतना नाम लेगा ना तुम पागल हो जाओगे, 1.5 पेज में डिराइवेशन जाएगा इसका, इसलिए इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट इन द सेंस बस थोड़ा शॉर्टकट, जैसे मैं अगर लिखूं एंगल, इसका नाम दे देता हूं कुछ, इसका नाम दे दे रहा हूं एम, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं एम, तो जैसे मैं लिखूं एंगल एम ओ पी, इसके जगह मैं डायरेक्ट इसको मान ले रहा हूं अल्फा, आप भी मान लीजिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा कहना आसान है, ये कहने से कि एम ओ पी, ठीक है ना, इसलिए ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा अल्फा। बच्चों अब अल्फा बीटा गामा 3 एंगल बन रहा है, ये बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। बच्चों ये वाला एंगल आर होगा, ये वाला एंगल आर होगा, ये देख लेना, ये वाला एंगल आर होगा, ये जो ये वाला एंगल बच्चों ये आर होगा, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहे हो क्या होगा, आर होगा, ये एंगल आर होगा, देख लो ठीक चल रहा है ना अभी तक बच्चों। अब यहां पे हमें क्या करना है कि अल्फा टेन बीटा और टेन गामा निकालना है, ठीक है, टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा निकालना है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। तो बच्चों इसको फिर से m से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये p डैश पे आएगा, और वही पुरानी वाली कहानी कह देंगे कि p डैश और p दोनों सेम लगभग है, क्योंकि परएक्सियल रेज है, मतलब ये मिरर छोटा है, रेज बहुत पास में टकरा रही है, तो मैं बार बार mp कहूंगा, ठीक है ना, तो इसको मैं बार बार मैं p डैश नहीं कहूंगा, mp कहूंगा, ठीक है ना, बल्कि साइड में लिख लेंगे p डैश इज नियरली इक्वल टू mp, तो परएक्सियल रेज। चलो बच्चों तो tan अल्फा निकालो फटाफट, tan अल्फा बताओ कितना होगा, mp अपॉन ओपी, दिमाग में चल रहा है ना ओपी क्या है, tan बीटा निकालो, tan बीटा क्या होगा चेक करो, tan बीटा क्या होगा, mp अपॉन पीसी, mp अपॉन पीसी, ठीक है बच्चों। tan गामा चेक करो, tan गामा चेक करोगे तो आएगा mp अपॉन पी आई, mp अपॉन पी आई, ठीक है ना बच्चों। फिर वही पुरानी कहानी, थीटा इज वेरी स्मॉल, वो आगे कह लेंगे, थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो अल्फा बराबर mp अपॉन ओपी हो जाएगा, बीटा बराबर mp अपॉन पीसी हो जाएगा, और गामा बराबर mp अपॉन पीआई हो जाएगा, क्योंकि टेन अल्फा बहुत छोटा है, तो आगे कर लेंगे उसकी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो बच्चों आगे, अब मुझे कैसे भी करके n को लाना है, तो n को लाने का तरीका तो स्नेल्स लॉ है, बस n आना मतलब स्नेल्स लॉ आना, तो स्नेल्स लॉ में क्या क्या होता है, i और r, यानी i को भी अल्फा बीटा के टर्म में निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा के टर्म में, और r को भी अल्फा बीटा गामा के टर्म में। देखो मैं ये मत रटो, तुम प्रोसेस को समझो, प्रोसेस में मैं क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे अब स्नेल्स लॉ लाना है, पहले क्या किया, ये ऐसे बना लिया ड्राइंग वाइंग, फिर हमने सबका टाइम निकाल लिया, अब स्नेल्स लॉ लाओ, तो स्नेल्स लॉ में आई और आर होता है, तो पहले मैं आई निकालू, तो आई को देखो अल्फा और बीटा के टर्म में क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है आई, और इंटीरियर एंगल क्या है अल्फा और बीटा, कौन सा ट्रायंगल में, ये वाले में, देखो ध्यान से, ये वाले ट्रायंगल में आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब इस तरह से बच्चों देखते हैं हम लोग, तो यहां हमें मिला, मैं ट्रायंगल वेंगल नहीं लिख रहा, फालतू से स्पेस बढ़ेगा, बाकी एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, अभी पूरा प्रोसेस समझने पे। तो एंगल आई बराबर कितना होगा, एंगल आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस
अब ये लिख लेना कि इस ट्रायंगल से हुआ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देखो जो आर निकालो, आर, तो आर बीटा बराबर क्या होगा, आर प्लस गामा। देखो देखो देखो, बीटा बराबर क्या होगा, आर प्लस गामा। अगेन सेम लॉजिक, बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अरे कार्तिक क्या हो गया, फ्यूज हो गए क्या तुम? बीटा बराबर क्या होगा बच्चों, आर प्लस गामा। तो मुझे तो आर चाहिए ना, तो आर बराबर क्या होगा, बीटा माइनस गामा। देख लो मैं, पहला वाला कौन सा बेटा? हाँ हाँ हाँ, ये एमओसी से आया। ये किससे आया, अगर ट्रायंगल का नाम लिख लो, ट्रायंगल एमओसी से आया। और अगला वाला किससे आएगा, एमसीआई से, एमसीआई से आएगा। अगला वाला एमसीआई से आएगा। तो बीटा बराबर आर प्लस गामा। अरे कार्तिक समझ भाई, लिख मत, समझ। अरे लिखने लगा, बीटा बराबर आर प्लस गामा कैसे हुआ? बोले जागो, कहां जा रहे हो? ये बीटा एक्सटीरियर एंगल है ना बच्चों, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो आर प्लस गामा बराबर बीटा होगा। तो यहां से बच्चों आर मुझे चाहिए ना, तो आर बराबर कितना होगा, आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा, अरे ये तो गामा ही बन रहा है मेरे से, आर बराबर कितना होगा, बीटा माइनस गामा। किस एंगल से हुआ, ट्रायंगल लिखना है, लिख लो, ट्रायंगल एमसीआई। ठीक है, अब देखो आओ गंदा काम करते हैं हम लोग। अब स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, लाइट 1 से 2 में जा रही है, 2 से 1 में, लाइट किस में जा रही है, 1 से 2 में। तो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n21 n12, n21 क्योंकि 2 में जा रही है 1 से, n21 हो गया ना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21। बच्चों अब n21 को n2 बाई n1 लिख लो जानबूझ के, n21 को क्या लिख लो, n2 बाई n1, यहीं पे लिख लो इक्वल टू n2 बाई n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो n1 इंटू साइन आई, ये हमने पहले किया करा भी था, n2 इंटू साइन आर हो जाएगा, n1 इंटू साइन आई, n2 इंटू साइन आर, काम हो गया, खत्म हो गया काम। देखो इधर, तो ये हो गया n1 इंटू आई, n1 इंटू एंगल आई, n1 इंटू एंगल आई बराबर n2 इंटू एंगल आर। समझदार हो कैसे, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। समझ में आएगी नहीं? अरे सब इसमें मिलता जुलता चीज है। अब n1 इंटू आई, तो n1 को क्या लिख सकता हूं, n1 इज इंटू एल्फा प्लस बीटा, और n2 इंटू क्या था, इंटू इंटू बीटा माइनस गामा। अरे मैं बहुत चीज स्किप कर गया बीच में, देख लेना, ठीक चल रहा है ना बेटा, देख लो, पक्का ना। आई की जगह क्या रख दिया, अल्फा प्लस बीटा, आर की जगह क्या रख दिया, बीटा माइनस गामा। अब जो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। बच्चों टेन अल्फा जिनको नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूं कि साइन थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। इसीलिए मैंने डायरेक्ट साइन थीटा हटा दिया, अब इसीलिए मैं डायरेक्ट tan थीटा हटाने वाला हूं अभी। तो रख दो वैल्यू, अब सॉल्व कर लो, खुद आ जाएगा। बेटा अल्फा की वैल्यू रखो एमपी अपॉन ओपी, बीटा की वैल्यू रखो एमपी अपॉन पीसी, और गामा की वैल्यू रखो एमपी अपॉन पीआई। एमपी हर जगह से कॉमन निकाल के काट देना, एमपी हर जगह से कॉमन निकाल के काट देना, काटने के बाद साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रख देना। साइन कन्वेंशन मतलब लेफ्ट में हो तो माइनस, राइट में हो तो प्लस, आंसर आ जाएगा। बस इधर उधर करना, आंसर आ जाएगा। लिख लो जिसको
बहुत बेकार डेरिवेशन है ये मैं जानबूझ के कम कम लिखा हूं ताकि तुम्हारा मोरल ना डाउन हो, नहीं तो ज्यादा ज्यादा लिखता 2 पेज में हो जाता है। हो गया? हो गया? पुट करो वैल्यू वैल्यू पुट करो, सब आंसर निकालो फाइनल। फाइनल वैल्यू वैल्यू निकालो खुद से अब। हो गया? यहां तक हो गया ना? आओ प्रूव करते हैं। MP अपॉन OP प्लस बीटा। आर 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 प्लस 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 आर। आर को एक तरफ करो, आर को एक तरफ करो, आर को एक तरफ करो, आर को एक तरफ, आंसर आ जाएगा। साइन कन्वेंशन के साथ ओपी जो होगा वो माइनस यू के इक्वल होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो n1 इंटू 1/-1/u और EC जो होगा वो प्लस होगा, प्लस 1/r और n2 जो होगा 1/PC 1/r माइनस PI 1/v। रिशफल करो आंसर, एंड v को इधर ला दो, उसको उधर कर दो, आंसर आ गया। आंसर हाँ, डिराइवेशन तो हमने एक केस के लिए किया है ना, ये बाकी सभी केस के लिए तभी होगा जब आप साइन के साथ उसको एक बार मतलब अनबायस्ड करेंगे, वो ऑलरेडी बायस्ड रिजल्ट था। जिसको समझ में आ गया अपनी पीठ थपथपा लो। बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चों क्विक रिकैप समझ में आ गया ना? ये बड़ा डेरिवेशन है, इसीलिए हमने कई कई चरणों में इसको किया, मेनी फेजेस। बस मारो मत, उसको चोट लग रही है। देखो इधर, इधर ध्यान दो बच्चों, क्लियर। रे डायग्राम सबसे पहले बनाना है, ऐसे बनाया, P लिखा, O लिखा, एक रे सीधा लेके गए, एक रे एंगल पे गिराया, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ा। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, तो एंगल I हो गया, एंगल R हो गया, फिर जहां पे दो रे मिली I हो गया, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर tan अल्फा tan बीटा tan गामा, फिर अल्फा और I में रिलेशन, अल्फा और R में रिलेशन, अल्फा बीटा और R में रिलेशन, स्नेल ला लगा दिया, आंसर आ गया। आसान है ना बहुत? घर पे खुद मतलब नोटबुक बंद कर लेना, नोटबुक बंद करके खुद करना, मतलब अच्छा लगेगा, भारी भरकम कुछ चीज है। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। है तो सही, लो ठीक है।
और नीचे करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मकसद तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा डेरिवेशन है, मैं छोड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अरे अभी तो लिखे नहीं हो पूरा तुम, अभी ट्रायंगल वेंगल का सब नाम लिखो। अभी हाँ बस वही बात है ना, अगर आपको थियोरी आती है तो ठीक है, वैसे मेन क्रक्स तो बहुत छोटा है, लेकिन हाँ वो तो वही बड़ा हो जाता है ना। अगर स्कूल का टीचर लिखना शुरू करे, एक बोर्ड मिटाता है, दूसरा बोर्ड मिटाता है, तीसरे में जाके आंसर आता है, बच्चा कहते हैं कि हो गया आपने सत्यानाश। ठीक है, तो ऐसे है ना। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर देखो तुम्हें नहीं समझ में आया, जैसे आप दोनों, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब अभी भी एमटीजी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक पूरा ना हो जाए, एक लिंक होता है एमटीजी में, इसलिए नहीं आप कर पाएंगे ज्यादा, क्योंकि लिंक होता है, एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें पीछे के सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, इसीलिए एमटीजी मतलब कनेक्टेड होते हैं ना इसमें टॉपिक, इस वजह से थोड़ा सा तो छोड़ दिया जाए आज। चलिए ठीक है, फिर रहने दीजिए आज के लिए इतना ही।